गुड मॉर्निंग क्लास। अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी शेड्यूलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, कोकोमो मॉडल के बारे में एक आइडिया लिया था। अपन का जो नेक्स्ट है वो देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अपन देखेंगे, लिखा है कि रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, पहला पॉइंट है कि डिफाइनिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट टीम एंड एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अदर टीम मेंबर। मतलब किस तरीके से रिसोर्सेज देने हैं। मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट है 5 मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किए या 5 टास्क मैंने डिवाइड किया, अलग अलग टास्क बनाए, उस बार रिसोर्सेज किस तरीके से अपन को अलोकेशन करना है। तो जो अलोकेशन होगा उनको कौन मैनेज करेगा, रिसोर्स, उसको जो मैनेजर मैनेज करेगा उनको बोल रहे अपन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, उसको उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ रहेंगी। फिर है उसके बाद है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अब कौन से किस तरह के रिस्क आ सकते हैं, ये चीज़ें एक एक करके देखेंगे अपन। ये रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क एनालिसिस है, रिस्क अगर आ रहा है तो उसे अवॉइड कैसे करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आप एक बार इनको देख लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जैसे कि आइडेंटिफिकेशन है, कैटेगराइज है, मैनेज है, मॉनिटर है। अगर मान लीजिए कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, अगर आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे कि किस तरह का रिस्क है। ठीक है, अफेक्ट तो नहीं करेगा। उसके बाद है मैनेज कैसे करना है। उसके बाद है मॉनिटर, उसको मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे कि दोबारा से ना घुस के आ जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मॉनिटरिंग अंडर कंट्रोल रहेगा वो रिस्क मैनेजर करेगा। इसको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आएंगी ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, यानी कि प्रोजेक्ट को जो अपन एक एक जो मैनेजर है वो क्या करेगा, उसको उसे मॉनिटरिंग पर टाइम टू टाइम होगी, उसकी किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, ये सब देखेंगे अपन। ठीक है, तो एक्टिविटी, अब मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग अगर बात करें तो क्या होगा, वहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटरिंग, स्टेटस रिपोर्ट्स चाहिए। ठीक है, माइलस्टोन चेकलिस्ट हमेशा अपन देखते रहेंगे, टाइम टू टाइम चेकलिस्ट। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो ये भी देख लीजिए आप एक बार। अपन जो मेन चीज़ है इसमें जो बचा हुआ है वो देखेंगे अपन। एक सेकेंड, बस वेट। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी राइजेज मल्टीफोल्ड विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इवन व्हेन द प्रोजेक्ट इज डेवलप अकॉर्डिंग टू द सेट मैथडोलॉजीज। ठीक है, उसके बाद ये दे आर टूल्स अवेलेबल विच एड फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अ फ्यू आर डिस्क्राइब। जैसे कि अपन यहाँ पे गैंट चार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो गैंट चार्ट क्या होता है कि ये जो डिसाइडर जो हेनरी गैंट द्वारा डेवलप करा गया था या डिवाइस करा गया था 1917 में। आप इसको देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है, बीक है, प्लानिंग है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, डिलीवरी है। जैसे कि जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है, आप बीक में देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट बीक की एक्टिविटीज़ देखेंगे। उसके बाद प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग, जब प्रोजेक्ट कस्टमर आया तो उसने बताया कि अपन को हमको ये इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो देखिए, बीक नंबर ऑफ बीक्स दिए गए 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक दिया गया है। अब 3 वीक में आप देख पा रहे हैं कि जो नीली ब्लू लाइन है वो प्लानिंग हुई है, यानी कि 3 वीक्स में प्लानिंग हो पाई है उसकी। उसके बाद डिजाइनिंग, जैसे ही अपन, ऐसा तो नहीं कि जब मैं पूरा प्लानिंग हो जाए फुली तभी मैं उसको काम को स्टार्ट करूँगा। फिर देख पा रहे हैं आप कि डिजाइन जो फेज है, जो डिजाइन फेज है वो दूसरे वीक से ही, जैसे ही दूसरा वीक खत्म हुआ है, यानी कि तीसरे वीक में अपन स्टार्ट कर दिए। यानी कि प्लानिंग भी पैरेलली चल रही है, डिजाइनिंग अपन, यानी कि जितना मैंने प्लानिंग किया मैंने डिजाइनिंग एक साथ, मतलब दूसरी वाली टीम को मैंने दे दिया होगा कि आप डिजाइनिंग करिए, इतने का प्लानिंग हो चुका, बाकी अपन और प्लान कर रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे ही डिजाइन पूरा खत्म हुआ तो अपन डिजाइनिंग, ऐसा तो नहीं कि डिजाइनिंग के बीच में ही अपन कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक अपन को पूरा का पूरा मॉड्यूल नहीं पता चल जाएगा, किस तरीके से डेटा फ्लो होगा, ये सब अपन को नॉलेज में नहीं आएगा, तब तक अपन कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन के पास डिजाइनिंग तैयार हुआ, कोडिंग देख पा रहे हैं आप 5 से लेके 8 तक करी गई है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि टेस्टिंग, जैसी यानी कि 1 वीक उनने कोडिंग करी है, उसके साथ ही पैरेलली उनने टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी, जैसी कोडिंग टेस्टिंग ये सब चीज़ हो गया, उसके बाद डिलीवरी कर दिया 10th वीक में। यानी कि इसका जो जो शेड्यूलिंग करी गई है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ देखी गई हैं वो टाइम टू टाइम, यानी कि ये टास्क अब हर एक पे रहा होगा। प्लानिंग वाला किसी और के पास रहा होगा, डिजाइनिंग वाला फेज अलग किसी और के पास रहा होगा, यानी कि सभी में एक एक कॉपरेशन रहा होगा कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, आप इस काम को करिए, आप इस काम को करिए, और एक्टिविटीज़ हैं एंड में अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें गैंट चार्ट में आएंगी। उसके बाद है पर्ट चार्ट भी रहता है। इसमें पर्ट चार्ट आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्लास में ज़रूर बताऊंगा। पर्ट चार्ट अभी आप ये देख लीजिए कि जो मान लीजिए कि अपन के पास 10th वीक में स्टार्ट हुआ। अब अपन के पास जब
प्लानिंग हुआ 10th तक, उसके बाद जो 10th वीक तक प्लानिंग किया सपोज अपन ने, उसके बाद है अपन के पास 2 टास्क हैं। अब अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि 2 टास्क हैं ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी को कर रहा हूँ तो मैं क्या हो रहा है कि ए में 5 डे लग रहे हैं और बी काम को करने के लिए 3 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया कि वो पैरेलली, यानी कि ये अलग अलग टीम है, उसने बोला कि आप इस काम को करिए, बी ने अलग काम लिया। अब बी जब ए ने अपना काम कर दिया तो उसको अलग दूसरी टीम को हैंड ओवर कर दिया, दैट इज सी। बी वाले काम को डी ने हैंड ओवर मतलब हैंड इन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सी और डी, फिर उसके बाद सी और डी के काम को मिला दिया गया है और उसको काम को फिनिश किसने किया, एफ ने। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो अपन पर्ट चार्ट के अंदर देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। रिसोर्स हिस्टोग्राम की बात करेंगे। रिसोर्स हिस्टोग्राम में यहाँ पे किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ट को, नंबर ऑफ रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो रिसोर्स हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव टूल रहता है जो भी कोऑर्डिनेशन और स्टेप प्लानिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये रिसोर्स हिस्टोग्राम का अपन इतना ही यूज़ देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायग्राम में दिख रहा है आपको कि स्टाफ दिया गया है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डिजाइनर है, डेवलपर है, टेस्टर है और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि टेस्टर है, डेवलपर है, डिजाइनर है। तो वीक्स के हिसाब से अपन ने क्या किया, स्टाफ कितना रिक्वायर्ड है, अपन को डे कितने चाहिए। टेस्टर पीले वाले को कर रहा है, डेवलपर ग्रीन से और डिजाइनर नीले वाले से, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की बात करें तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस उसको शॉर्ट में बोलते हैं CPA। तो इसको भी देख लेते हैं कि दिस टूल्स इज़ यूजफुल इन रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंट टास्क इन द प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी इस तरह का इंटरडिपेंडेंट टास्क प्रोजेक्ट में रहते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब अपन शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो उसमें भी ये मतलब यूज़फुल रहता है या हेल्प करता है। और क्रिटिकल पार्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली, लाइक पर्ट डायग्राम या पर्ट चार्ट की बात कर रहे थे अपन, गैंट चार्ट की बात कर रहे थे। तो ईच इवेंट इज एलोकेटेड अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मतलब अपन हर एक को ईच इवेंट इज एलोकेटेड, मतलब हर एक को अलग अलग एलोकेटेड किया जा रहा है स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। दिस टूल shows dependency of event, assuming an event can proceed to next only if the previous one is completed। अपन जो नेक्स्ट है अपन कैसे स्टार्ट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि पिछला वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये CPA बेसिकली क्या किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के हैं वो इंडिपेंडेंट टास्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। आगे लिखा है कि द इवेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम। बेसिकली SPM में अपन ने देखा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टीमेट, जो मैनेजमेंट में कि उसमें मैनेजर होते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन प्लानिंग किस तरीके से करी जा रही है, शेड्यूलिंग किस तरीके से करी जा रही है। अपन ने एस्टिमेशन देखा सॉफ्टवेयर लाइन, जो सॉफ्टवेयर का जो लेंथ है या लाइन्स ऑफ कोड है उसके अकॉर्डिंग देखा, फंक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा अपन ने, ठीक है। टाइम एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सारी चीज़ें देखी अपन ने। उसके बाद अपन ने ये देखा कि किस तरीके से अपन उसको प्रोजेक्ट को शेड्यूल करेंगे, एक्टिविटीज़ किस तरीके से एग्जीक्यूट करी जाएंगी या परफॉर्म करी जाएंगी, उस एक्टिविटीज़ को अपन मॉनिटर कैसे करेंगे। अब मॉनिटरिंग करने के लिए अपन एक टीम बनाएंगे या पर्टिकुलर टीम रहेंगे उनको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को देखने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पर्ट चार्ट की बात करी थी, गैंट चार्ट की बात करी थी। और ये सारी की सारी चीज़ें SPM में, यानी कि जो टोटल जो आपका यूनिट नंबर 2 है उसमें अपन SPM से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया भी आपको, रिसोर्स मैनेजमेंट देखा, मॉनिटरिंग अपन किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसे कर रहे हैं, एस्टिमेशन कैसे कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अपन देख रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, पर्ट चार्ट जो इसका मतलब पेपर में पूछता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ये पर्ट चार्ट अपन देखेंगे। ये 2-4 इसमें क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे। उसके बाद है कि ये जो गैंट चार्ट है ये किस तरीके से शेड्यूल करते हैं अपन, ठीक है। तो वीक के अकॉर्डिंग अपन यही ये सब देख पा रहे हैं। वैसे तो क्लियर है यहाँ पे कि वीक, नंबर ऑफ वीक्स दिया गया है और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ दी जाती हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ यानी कि कब अपन को करनी है, कौन सी वीक में ख़त्म करनी है, किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। थैंक यू गाइस, आगे बात करते हैं।